अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर से और एक सेशन के साथ हाजिर हूँ और आज इस सेशन के दौरान हम फील्ड असिस्टेंट का पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जितने इसमें क्वेश्चंस होंगे आई विल ट्राई टू इलॉबरेट दो क्वेश्चंस ताकि हमारी जो आगे आने वाले एग्जाम्स है ना उनमें चीज़ें आसान हो जाए। तो चलिए हम मूव ऑन करते हैं फर्दर। अगर आपको अच्छा लगता है आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते सकते हो, वहाँ पे आपको डेली एमसीक्यूज मिलते हैं विद करंट अफेयर्स। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर वन पे। क्वेश्चन नंबर वन बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि जो हमारे पास एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है ना, उसमें से मतलब जो आपको नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं ना, उसमें इन ऑप्शंस में से उसमें कौन सा ऑप्शन होता है। बस ही इजी ही क्वेश्चन था और इसका जो करेक्ट आंसर था वो था डी पार्ट। जो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हैं ना, इनमें से ये सारे के सारे ऑप्शंस उसमें होते हैं। नाउ आपको मैं सिंपल से समझाऊंगा कि ये एनवायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट जो होती है ना, इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो होती है, ये होती क्या है, आपको सीधे से समझ आएगा कि मैंने टी को क्लिक क्यों किया। देखिए, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, फॉर एग्जांपल यू आर ए बिजनेसमैन, आप एक बिजनेसमैन या तो कॉमन मैन ही मानिए, बट मैं आपको बिजनेसमैन मानता हूं। चलिए, आपको एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश करनी है। क्या करनी है? फैक्ट्री एक एस्टैब्लिश करनी है। अब जाके उठा के बोल नहीं सकते हो ना किसी को, यहाँ पे एक टाउन है, आप टाउन के बीचों बीच जाके या किसी कॉलोनी के बीचों बीच जाके बोलो कि मुझे यहाँ पे फैक्ट्री डालनी है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता है। आप पहले क्या करते हो, आपको गवर्नमेंट के सामने जाना पड़ता है, वहां से आपको उनके थ्रू वहां से एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट लानी होती है, फिर आप इस फैक्ट्री को एस्टेब्लिश कर सकते हो। अब ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट कैसे मिलेगी? आप पहले असेसमेंट करते हो कि इसका इंपैक्ट एबायोटिक एज वेल एज जो हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं ना, एबायोटिक एज वेल एज बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं ना, इसका इस फैक्ट्री का इंपैक्ट इन लोगों पे क्या होगा, इन दोनों पे क्या होगा। तो उसी हिसाब से आपको गवर्नमेंट क्या देता है? क्लियरेंस सर्टिफिकेट देता है। जब उनको लगता है कि इसका इंपैक्ट बहुत कम रहेगा इन पे, तो वो आपको जाके बोलता है कि चलिए आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिली, आपके लिए ये जो लैंड है ये फ्री है, आप वहां पे अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर सकते हो। समझ आया? बिल्कुल ही मैंने इजी वे से समझाया। दैट इज वाई ये सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट थे। ये जो सारे के सारे असेसमेंट्स होते रहते हैं इसमें। ना यहाँ पे अगर आपको बोला जाएगा, इसके कुछ टूल्स है। क्या है? कुछ टूल्स है जो आप याद रखोगे। वो मैं आपको क्विकली टूल्स के नाम बताऊंगा, इसमें क्या क्या होता है। एक तो नंबर वन याद रखना, एक तो स्क्रीनिंग होता है, याद रखना स्क्रीनिंग होता है। नंबर टू, अगर आपको बोला जाएगा इसमें क्या होता है, स्कूपिंग। क्या होता है? स्कूपिंग। एक्सप्लेन में नहीं करूंगा क्योंकि ये नाम से ही पता चलता है ये क्या है। नंबर थ्री, इसमें असेसमेंट होता है, याद रखना असेसमेंट और इवेल्युएशन होती है। नंबर फोर, अगर आपको बोला जाएगा क्या होता है, इसमें रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट, याद रखना। और इसको आप एनवायरमेंटल स्टेटमेंट कहिए या एनवायरमेंटल रिपोर्ट भी कह सकते हो, इजीली है, मतलब आप कोई भी ये बोल सकते हो। नंबर फाइव, अगर आपको मैं बोलूंगा इसको रिव्यू करना, जो ये आपने आप स्टेटमेंट बनाया ना, इसको रिव्यू करना। और नंबर सिक्स, इसमें क्या आता है, डिसीजन मेकिंग, याद रखना, इजी है। नंबर सेवन क्या होता है, मॉनिटरिंग, कॉम्प्लायंस, एनफोर्समेंट एंड ऑडिटिंग। बस आपको इतना याद रखना है। जैसे ये है हमारे पास टूल्स, किसके, जो हमारे पास कौन से क्या होता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट के ये हमारे पास टूल्स है। और अगर आपको बोला जाएगा कि ये पहले कहाँ पे स्टार्ट हो गया, ये पहले स्टार्ट हो गया यूएसए में, याद रखना कहाँ कहाँ पे हो गया, यूएसए में। कब? 1969 में, जब यहाँ पे क्या हो गया, न्यू एनवायरमेंटल पॉलिसी
एक्ट आया, याद रखना। 1969 में यहाँ पे ये स्टार्ट हो गई। उसके बाद कहाँ पे आ गए? 1970s में बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में, लाइक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इन देशों में ये कब आ गई? 1970s में, याद। और इंडिया में ये कब आई? 1976 77 के इन बिटवीन ये इंडिया में आई, जब प्लानिंग कमीशन ने, याद रखना, जब प्लानिंग कमीशन ने बोला डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कि आप करिए जो हमारे पास रिवर वैली प्रोजेक्ट है ना, आप उसको एग्जामाइन करिए एनवायरमेंटल प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से। याद रखना, जब जो प्लानिंग कमीशन है, जब उसने बोला साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कि आप एग्जामाइन करिए किसको? रिवर वैली प्रोजेक्ट को। कब बोला? 1976 और 1977 में, याद रखना। तभी हमारे पास EIA इंडिया में आ गई, याद रखना। EIA मैंने क्या बोला? एनवायरमेंटल असेसमेंट पॉलिसी एक्ट, याद रखना। चलिए, इसके बाद अगर आपको बोला जाएगा 1986 में हमारे पास क्या लॉन्च हो गया? जो हमारे पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वो लॉन्च हो गया। और अगर आपको बोला जाएगा जो हमारे पास 1997 में किसको इंक्लूड किया गया EIA में? पब्लिक हियरिंग को। ये भी आप याद रखोगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने इतना याद रखा और आपने इसको दिमाग में डाल दिया। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पे मैं इसको रब करता हूं और आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैंने बोला था पब्लिक हियरिंग को कब किया गया था EIA में इंक्लूड? कब किया गया था? 1997 में। बोला था ना मैंने पहले ही। आपको बोलना है कि इसमें इन दो में से कौन सा रिक्वायर नहीं है। और अगर आपको मैं बोलूँगा ना पब्लिक हियरिंग में क्या कहा जाता है, अब जैसे ही आपने फैक्ट्री में मतलब फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने का सोच लिया, तो वहाँ के लोगों से पूछा जाएगा कि यहाँ पे क्या है, बाकी चीज़ें क्या, कंडीशंस क्या, इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो उनके भी स्टेटमेंट्स को अकाउंट में लिया जाता है। बस इतना याद रखना है, उनको भी मद्देनजर रखते हुए उनके स्टेटमेंट्स को लिया जाता है, ताकि उन पे एडवर्स इफेक्ट आपकी इस कंपनी से ना पड़े, आपकी इस फैक्ट्री से ना पड़े। तो उसी को हम बोलते हैं पब्लिक हियरिंग। सिंपल है। तो उसमें मुझे बोलिए, उसमें हैवेज का क्या काम, उसमें इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का क्या काम? तो सीधी सी बात है ना, बोथ 1 and 2, खत्म खेल। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आइए पहले अपने फैमिली पे। ये है आपकी और हमारी फैमिली, लर्नर्स की फैमिली। यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं? डेली MCQ सेशंस मिलते हैं, जो आपको टेलीग्राम पे भी मिल सकते हैं। अगर आपको डेली चाहिए ना 20 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और विद करंट अफेयर्स, वो आपको कहाँ पे मिलते हैं? टेलीग्राम सेशन पे। और यहाँ पे आपको हफ्ते में 1-2 वीडियोस मिलते रहते हैं जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ होते हैं। यहाँ पे हमने प्लेलिस्ट्स बना के रखे हैं, आप आके उनको चेक कर सकते हो, जहाँ पे आपको सॉलिड पेपर्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको पर्टिकुलरली हर एक सेक्शन वाइज आपको क्या मिलते हैं? MCQs, वो आप चेक कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है, आप यहाँ पे आके सब्सक्राइब कर सकते हो। फर्दर चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब इससे इजी क्वेश्चन आने की संभावना है ही नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मटेरियल कंसिडरेशन। आपको यहाँ से एक ऑप्शन को एलिमिनेट करना है कि जिसको हम कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं व्हेन मेकिंग इम्पैक्ट प्रिडिक्शन ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज। तो वो कौन सा है? अगर आप कहाँ से, मतलब पहले आप चेक करोगे कि मतलब इसका इम्पैक्ट टाइम पीरियड इम्पैक्ट क्या रहेगा, इसका एरिया किस, मतलब किस एरिया पे इस पे कितना इम्पैक्ट, कितने एरिया पे ये अपना इम्पैक्ट डाल सकता है, या इसका जो एनवायरमेंटल डैमेज इंटेंसिटी क्या रहेगी उसकी। पहले आप ये चीज़ चेक करोगे कि पहले ही आप बेनिफिट पे जाओगे तो एक्सक्लूड कौन हो जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें ऑप्शन ए हमारे पास एक्सक्लूड हो जाएगा। दैट मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर था वो ए था। तो चलिए यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारे पास 4 है। ये बोलता है IAIA स्टैंड्स फॉर। इतने इजी क्वेश्चन, अब इससे इजी क्या पूछ सकता है JKSSB?
तो वो हमारे पास सिंपल सी ये ऑप्शन हमारे पास इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आई होप आपने भी यही आंसर किया होगा। चलिए यहाँ पे आपको बोलना है क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या पूछ रहा है, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें पूछ रहा है कि हेड क्वार्टर ऑफ जो हमारे पास इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, कहाँ पे इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो हमारे पास देहरादून में सिचुएटेड है। और अगर आपको बोला जाएगा कि इसको फाउंड कब किया गया, ये 1986 में। और अगर आपको बोला जाएगा ये क्या है, ये एक ऑटोनॉमस, याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आप याद रखोगे, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। या आप ये भी कह सकते हो ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है, किसके अंडर आती है ये भी आप याद रखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अंडर ये आती है। बस आपको इतना याद रखना था और ये काफी है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 में, पहले मैं इसको रब करता हूं। चलिए ये क्या बोलता है कि व्हाट सैंक्शंस अप्लाई, याद रखना, when environment protection act is वायलेटेड। ये बोलता है कि आपको क्या मतलब सजा मिलती है जब आपको वायलेट करते हो किसको, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को। इसमें क्या हो जाता है, इसमें एक तो फाइन हो जाता है और इम्प्रिजमेंट होती है, और वो भी आप याद रखो कि वो कितने की होती है। जो इम्प्रिजनमेंट लग जाती है वो 5 ईयर की लग जाती है, और जो आपको फाइन जो लगता है ना वो अप टू 1 लाख लग जाता है, ये भी आप याद रखोगे। आई होप ये दोनों चीजें मैंने आपको बोल दी, आपने याद रखी होगी। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, जो हमारे पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 है ना, वाज इनेक्टेड फॉलोइंग द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड एट, कहाँ पे ये हेल्ड हुआ था, बस आपको जगह का नाम बोलना है, जो कब हुई थी, जून 1972 में। वो कहाँ पे हुई थी, स्टॉक होल्म में हुई थी, याद रखना। और यही था जब इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, कब, 1972 में। और इन्होंने पार्टिसिपेट इसलिए किया था कि ये अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेंगे टू इम्प्रूव, याद रखना, टू गेन इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन एनवायरनमेंट, किसमें, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ह्यूमन एनवायरनमेंट में, याद रखना, ये भी आप याद रखोगे। और जो ये वाला डेट है ये भी याद रखना है, और ये स्टॉकहोल्म भी याद रखना है। आई होप ये मत पूछा जाएगा आगे किसी एग्जाम में, तो ये चीजें तो पूछ गया हेल्ड कहाँ पे हुआ था, लेकिन अब ये वाले डेट्स भी पूछे जाएंगे, और ये भी पूछा जाएगा कि क्यों, मतलब इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया था, बस आपको इतना याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। ये बोलता है जो हमारे पास एनजीआरबीए है, जिसको आप क्या कहते हो, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, आपको बोलता है कि इसको इनमें से जो नीचे दिए ऑप्शंस हैं इनमें से किस ड्यूटी के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी के लिए ये, मतलब इस ड्यूटी के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। नाउ कुछ चीजें जाते हैं, थोड़ा सा डीप में जाते हैं और देखते हैं ये एनजीआरबीए है क्या। ये याद रखना, इसको किसने सेटअप किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको सेटअप किया, याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको सेटअप किया। कब किया, 2009 में। और अगर बोला जाएगा कब, फरवरी 2 को, याद रखना, फरवरी 2 को इसको सेटअप किया गया। और ये क्या है, ये एक क्या है, कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी है। क्या है, कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी है, किसके लिए, रिवर गंगा के लिए, ये आप याद रखना। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम है टू एम्पावर, याद रखना, एम्पावर, प्लानिंग, याद रखना, प्लानिंग करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए, किसको, गंगा रिवर को, याद रखना। और अगर आपको बोला जाएगा ये किसके अंडर आता है, ये आता है जो हमारे पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है ना, जो कौन सा है, 1986 का, इसके अंडर ये आता है। और अगर आपको बोला जाएगा इसके मेंबर्स कौन है, जो इसका चेयरमैन होता है ना, वो होता है हमारे पीएम साहिब, याद रखना।
और जो इसके अदर मेंबर्स होते हैं ना, वो तो एक जो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, और जो हमारे पास चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, जहां से ये चीफ मिनिस्टर ऑफ दो स्टेट्स जहां से हमारे पास गंगा फ्लो करती है, वो किस किस के चीफ मिनिस्टर्स आते हैं? एक तो उत्तराखंड, और हमारे पास कौन आता है? और हमारे पास आता है यूपी, बिहार, और कहां से फ्लो करती है? झारखंड, और हमारे पास वेस्ट बंगाल, और कुछ और ये है, मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, उस वो इसमें आते हैं। आई होप इतना आपने सुना और आपने ये दिमाग में कस के रख दिया, बस इतना ही मुझे बोलना था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है और बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। किसके रिलेटेड है? एयर एक्ट 1981, इसको लाया गया था 1981 में, दैट्स वाई इसको 1981, ये तो सबको पता ही होती है। अब किसके लिए लाया था? कि टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन को। मतलब अब क्या, मतलब आप एक फैक्ट्री को रोक भी नहीं सकते हो, आप उस फैक्ट्री को मतलब ज्यादा पोल्यूशन भी करने नहीं दे सकते हो, मतलब उसको एक हद में, उसको एक मकदार में रखने के लिए इन्होंने इस एक्ट को लाया था। उसी में कुछ सेक्शंस थे जो बिलोंग करते थे अपने पर्टिकुलर जो चीजों के साथ, वही हमें यहाँ पे सेक्शंस देके हैं, हमें उसको अपने पीयर के साथ जोड़ना है, बस वही हमें यहाँ पे करना है। देखिए सेक्शन 21 डील करता है जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस ऑन सर्टेन प्लांट्स, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, मतलब किस प्लांट को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे किस एरिया में, मतलब उन चीजों के साथ ये डील करता है, या किस प्लांट को हमें मतलब अपने एनवायरनमेंट में लाना ही नहीं है, बस। इसके बाद आता है जो हमारे पास सेक्शन 47 है। सेक्शन 47 किसके साथ करता है डील? पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू, जो हमारे पास सुपरसीड स्टेट बोर्ड, याद रखना। इसके बाद अगर आपको बोला जाएगा कि जो हमारे पास सेक्शन 53, वो किसके साथ करता है? पावर्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड टू मेक रूल्स बनाने के लिए जो सेंट्रल बोर्ड के पास होते हैं ना। यहाँ पे सेक्शन 54 किसके साथ डील करता है? वो हमारे पास डील करता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, याद रखना। जो ये हमारे पास ईयर एक्ट है ना, इसके हमारे पास अपने बोर्ड्स है, याद रखना। और वो क्या है? एक तो सेंट्रल बोर्ड आता है, और हमारे पास इसमें क्या आता है? जो हमारे पास स्टेट बोर्ड आता है। दोनों की अलग अलग फंक्शंस होती है, उनमें से मैं कुछ फंक्शंस यहाँ पे आपको बोलूंगा, वो आप याद रखोगे। देखिए अगर आपको मैं सेंट्रल बोर्ड की पहली फंक्शन जो होती है ना, इसकी फंक्शन होती है कि ये एक क्लीननेस ऑफ ईयर को प्रमोट करे। कहां पे? स्टेट में, याद रखिए जो भी स्टेट्स हैं वहां पे किसको ये प्रमोट करे? क्लीननेस ऑफ ईयर, याद रखना। और ये किसके साथ कोऑर्डिनेट करे? जो स्टेट बोर्ड है ना, उसकी जो वेरियस एक्टिविटीज है उनके साथ भी ये कोऑर्डिनेट करे, ये भी इसकी एक फंक्शन होती है। नंबर 3 की फंक्शन होती है ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करे, किसको? स्टेट बोर्ड को। इतना आप याद रखोगे। ये थी कुछ फंक्शंस जो मैंने आपको बोल दी। और अगर आपको मैं स्टेट बोर्ड के बारे में बोलूंगा, वो क्या? ये एनकरेज कर सकता है रिसर्चेस रिलेटेड टू जो हमारे पास एयर पोल्यूशन है ना, उन पर रिसर्च कर सकता है। यहाँ पे इसकी और एक फंक्शन होती है कि ये एस्टेब्लिश कर सकता है लेबोरेटरीज जहाँ पे ये रिसर्चेस हो सकते हैं। ये क्या कर सकता है? स्टेट बोर्ड क्या करता है कि ये इन्हीं को, जो ये रिसर्चेस होती है ना, इनको ये क्या करता है? इनको ये एनकरेज करता है, इतना याद रखना है। इसके बाद, इसके अलावा ये जो हमारे पास ये एडवाइस करता है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, कि किसके रिगार्डिंग जो प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम, प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे करेंगे हम, किसको? एयर पोल्यूशन को। इतना भी आप याद रखोगे। इसके अलावा ये वेरियस प्रोग्राम्स भी हेल्ड करेगा, किसके लिए? क्लीननेस ऑफ स्टेट फ्रॉम एयर पोल्यूशन से, ये भी आप याद रखोगे। इसके अलावा ये कोलैबोरेट करता है किसके साथ? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, ताकि जो हमारे पास जो ये क्या करेगा? ऑर्गेनाइज करेगा ट्रेनिंग किनको? ट्रेनीज को, ताकि वो क्या करेंगे? वो मतलब सीखे कि हम एयर पोल्यूशन को कैसे रोक सके। आपको इतना याद रखना है। बस ये थी कुछ फंक्शंस जो मैंने आपको यहाँ पे बोल दी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका ऑप्शन तो मैंने बोला ही नहीं, इसका क्या होगा? 21A, दैट मीन्स 1A, 1C, 1C कहाँ पे है? 1C ये और ये कैंसल, यहाँ पे बचा ये 2A, 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 2A,
2A इसी में है, यहाँ पे भी 2A ही है, यहाँ पे देखते हैं 3D। चलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। आई होप आपने भी यही किया होगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल ही इजी है। इसका आंसर मुझे आप कहाँ पे दोगे? कमेंट सेक्शन में। तो चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको बोलना है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज सर्व्स द सेंट्रल नोड फॉर कोऑर्डिनेटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एफर्ट्स फॉर ऑल नेचुरल डिजास्टर्स विथ एक्सेप्शन ऑफ ड्राफ्ट्स। आपको बोलना है इस मिनिस्ट्री के साथ कौन मतलब एसोसिएट है। बोलिए। वो है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये किसके अंडर आती है? हमारे पास अमित शाह के अंडर ये आती है। और अगर आपको बोला जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारे पास एग्रीकल्चर, ये किसके अंदर आती है? नरेंद्र सिंह तोमर। याद रखना, नरेंद्र सिंह तोमर। आई होप ये भी आपको पता होगी। और अगर आपको बोला जाएगा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर किसके अंडर आती है? मनसुख मंडाविया। याद रखना, मनसुख मंडाविया। ये भी आप याद रखोगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको वो पता होनी चाहिए। मेरे को अब याद आया कि मुझे आपको क्या बोलना था यहाँ पे। तो सुनिए, यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च हुआ था जो हमारे पास एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है ना, वो रिसेंटली उसकी रिपोर्ट आ गई थी। और उसमें जो टॉप किया था, उसमें टॉप किया था बीजिंग। याद रखना, बीजिंग चाइना ने। और अगर उसका बोला जाएगा ना कि उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना आता था, वो 180 था। और नंबर 2 पे अगर आपको बोला जाएगा कौन थी, वो थी हमारी एक सिटी जिसको हम क्या बोलते हैं? मुंबई। याद रखना, ये दूसरी सिटी थी। और तीसरी जो सिटी थी वो थी हमारे पास कराची, पाकिस्तान। याद रखना, कराची, पाकिस्तान। और इसी में हमारे पास अगर आप देखोगे जो हमारे पास 7वें नंबर पे थी, वो थी हमारे पास दिल्ली। याद रखना, जिसका अगर आप देखोगे ना एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना था, वो था 135। याद रखना, 135। और मुंबई का कितना था? वो था 160। और कराची का था 156। ये आपको याद रखने हैं। आई होप आपने अब ये जान लिए। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी मैंने आपको बोल दिया। चलिए यहाँ पे और एक क्वेश्चन, ये है इंटरनेशनल टी सुनामी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सेंटर है इज लोकेटेड इन। आपको बोलना है वो कहाँ पे लोकेटेड है। जो हमारे पास IDIC है ना, वो कहाँ पे लोकेटेड है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। वो है हमारे पास कहाँ पे? होनोलुलु की, जो कैपिटल है किसकी? हवाई की। ये आपको हुवावे जिसको आप कहते हो, उसकी ये कैपिटल है। और इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? इसको एस्टैब्लिश नवंबर 1965 में एस्टैब्लिश किया था। और इसको किसने एस्टैब्लिश किया था? ओ IOC ने इसको एस्टैब्लिश किया था। याद रखना, इतना आपको याद रखना है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है हमारे पास जो हमारे पास स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय। जो हमारे पास स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट होती है ना, उसको कौन हेड करता है? बस इजी क्वेश्चन है, बोलिए। इसको हेड करता है जो स्टेट का CM होता है ना, वो इसको हेड करता है। और अगर आपको बोला जाएगा ना जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब इनेक्ट किया था, वो भी आप याद रखोगे। वो कब किया था? 23 दिसंबर 2005 को। आई होप आपने इतना याद रखा होगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बिल्कुल यहाँ पे एक साइड तो इसका इम्पैक्ट है, और यहाँ से आपको मतलब हैज़ार्ड्स दिए गए हैं, इनको आपको आपस में पेयर्स को मिलाना है। अगर फिजिकल हैज़ार्ड का देखेंगे, वो किसके साथ मैच होता है? वो हमेशा नॉइज़ क्रिएट करता है। और अगर आपको देखोगे केमिकल हैज़ार्ड, वो किसके साथ? वो एक्सप्लोजिव होता है। ये तो आपको पता ही है, जब रिएक्शन होती है तो वो मतलब एक्सप्लोजिव बन जाता है। ये आपको सबको पता है। इसके बाद अगर आपको बोलेंगे साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड क्या करता है, वो मुझे बोलिए। वो तो एक सेकंड। मैकेनिकल हैज़ार्ड क्या करता है? हमारे पास मैकेनिकल हैज़ार्ड हमेशा नो सेफ्टी डिवाइस होता है। याद रखना, नो सेफ्टी डिवाइस होता है। और जो हमारे पास साइकोलॉजिकल
इकोलॉजिकल हैजार्ड होता है वो स्मोकिंग होता है। तो आई होप आपने किया होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, वन का आ जाएगा सी, वन का सी कहाँ पे है हमारे पास, ये दो यहीं पे ख़त्म खेल। अब देखते हैं टू का आना चाहिए हमारे पास ए, टू का ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। थ्री का देखिए, थ्री का डी, तो इसका ए आंसर आएगा, इसने भी यही मार्क किया था। तो चलिए मूव ऑन करते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास द पर्पस ऑफ कार्डियोपल्मोनरी, जो हमारे पास रेसिसिटेशन इज टू, क्या बोलता है, द पर्पस ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन इज टू, वो होता है सीधे मेंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन। ये आप याद रखोगे। स्टेबलाइज बॉडी टेम्परेचर ये नहीं आएगा। फ्री ब्लड क्लॉट्स विथ इन द विटामिन्स लंग्स, ये भी नहीं आएगा। आई होप इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ही है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ ये आर पार्ट ऑफ, किसके होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसके बाद फॉसल फ्यूल्स लाइक कोल, जो हमारे पास नेचुरल गैस, आर एग्जांपल्स ऑफ, क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिनको आप रिन्यू नहीं कर सकते हो, ये आपको पता ही होगी। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे क्या बोलता है, जो हमारे पास इनहेलेशन होती है ऑफ फाइन पार्टिकुलेट मैटर P2.5 PM2.5 कैन लीड हेल्थ इश्यूज प्राइमरीली इफेक्टिंग, जिसको ये इफेक्ट करेगा अगर आप देखोगे, वो हमारे पास इफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ये याद रखना। जिनका साइज ये होगा, ये साइज होता है, वो हमारे रेस्पिरेटरी को इफेक्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम को नहीं करेगा क्योंकि इसने इस पे किया है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है ना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ पे क्या बोला गया है कि द इवेंट टू लेड टू द क्रिएशन ऑफ अर्थ्स डे ऑन अप्रैल 22, जो हमारे पास ईच ईयर। आपको बोलना है कि कौन से इवेंट ने किसको लीड किया कि हमें क्रिएट करना पड़ा अर्थ्स डे ऑन क्या अप्रैल 22 ईच ईयर। तो वो कौन सा इवेंट था, वो था हमारे पास संता बरा बरा ऑयल स्पेल। याद रखना, इसमें क्या हुआ था कि जो हमारे पास ऑयल जो था ना, वो क्रूड ऑयल जो था वो स्पेल्ड हुआ था कोस्ट्स ऑफ कैलिफोर्निया। याद रखना, कोस्ट्स ऑफ कैलिफोर्निया में वो स्प्रेड हुआ था, जिससे क्या हो गए थे, किल हो गए थे थाउजेंड्स ऑफ जो हमारे पास बर्ड्स थे, फिशेस थे या सी मैमल्स थे, उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी इस ऑयल स्पेल से। इससे क्या हो गया था कि जो हमारे पास ये है ना ऑयल, उसने ऑयल स्लिक बनाया था ओवर 35 माइल्स, जो कोस्ट्स थे किसके, कैलिफोर्निया के, उन पे। उसी की वजह से जो उसमें थे बहुत सारे बर्ड्स मर गए, मैमल्स फिशेस मर गए, तो बहुत सारा डैमेज हो गया, जो लाइव्स थे वो लॉस हो गए। तो आई होप आपको ये समझ आया गया था। तो उसी ने लीड किया था किसको क्रिएट करने में, अर्थ्स डे में। तो आई होप इतना आपको समझ आया। तो चलिए यहाँ पे आपको और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछ रहा है कि जो हमारे पास प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू अ यूवी रेडिएशंस फ्रॉम द सन कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ, मतलब इससे क्या होगा, जब आप यूवी रेज के सामने रहोगे, उससे क्या होता है, उससे स्किन कैंसर ही होता है ना। यहाँ पे और एक 21 का क्या है कि 21, ये इजी क्वेश्चन था, दैट्स वाई मैंने ऐसे ही कर दिया। इसके बाद है कि जो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स लाइक मर्करी, कैंडमियम, जो कैन एक्यूमुलेट इन फूड चेन एंड पोज ए थ्रेट टू, किसको ये थ्रेट कर सकता है, मतलब जो हमारे पास मर्करी है ना और कैंडमियम है, वो एक्यूमुलेट इन द फूड चेन कर सकता है एंड पोज थ्रेट टू, किसको ये थ्रेट पोज कर सकता है, आपको इसका आंसर करना है। बिल्कुल ही इजी है, ये किसको ये करता है, नर्वस सिस्टम को हमारे पास थ्रेट प्रोवाइड करता है। आई होप आपने इतना तो एंजॉय किया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो हम क्या करेंगे, इसके लिए और एक सेशन लाएंगे, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बोलोगे। फर्दर हम रोजाना एमसीक्यू सेशन लाते हैं, कहाँ पे, टेलीग्राम पे। आप वो भी चेक कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। बाकी अल्लाह हाफिज, टेक केयर।